हेलो स्टूडेंट्स, हम सैम्पल पेपर 10th क्लास का मैथ्स बेसिक का कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 से 30 तक सेक्शन बी है। इससे पहले जो है, इससे पहले वीडियो में हम कर चुके हैं। अब जो है वो सेक्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 ये है, द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर हुज रेडियस इज आर इज, ये होगा पाई प्लस 2r होगा, पाई प्लस आर होगा, पाई आर होगा, पाई आर प्लस 2r होगा। ये हमें बताना है। तो देखिए इसमें है क्या, एक प्रोटेक्टर की आपको लेंथ बतानी है ना, ये कह रहे हैं ना द पेरीमीटर। तो ये जो है आपके पास प्रोटेक्टर इस तरह का होता है जी, मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया। बहरहाल इस तरह से ये डी चलती है हमारे पास। ये यहाँ पे 90 लिखा होता है ऐसे, और ये 0 वगैरह आप गिनते हैं। तो ये प्रोटेक्टर जो है ये सेमी सर्कल सिर्फ इतना होता है, आधा। ठीक है, ये पूरा ऐसे सर्कल बन जाएगा, साथ में ये भी ऐड हो जाएगा। तो हमें इन दोनों की लेंथ, पेरीमीटर बताना है तो दोनों की लेंथ बतानी होगी। तो पूरे सर्कल की लेंथ पेरीमीटर सरकमफ्रेंस होता है 2πr। ठीक है ना। तो सरकमफ्रेंस होता है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, जिसका रेडियस आर हो, जो इन्होंने दे रखा है 2πr होता है ना। प्रोटेक्टर में जो है ना आधा सेमी सर्किल है ये इस तरह का। लेंथ ऑफ द सेमी सर्किल कह देता हूँ मैं, लेंथ ऑफ द सेमी सर्किल। ये पूरे सर्किल की 2πr है, पूरे सर्किल की 2πr है। तो आधे की कितनी हो जाएगी, पाई आर। अब इसके अंदर जो हमें बताना है वो ये भी लेना है साथ में, पाई आर तो ये लेना है आपको, और साथ में 2r भी लेना है, क्योंकि पूरे के पेरीमीटर बताना है। तो पेरीमीटर डी का पेरीमीटर, आपको पेरीमीटर ऑफ द प्रोटेक्टर यानी डी, इन दोनों का सम ये हो जाएगा πr प्लस ये 2r। ये आपके पास आंसर आ जाएगा ना, ये आंसर आ गया। तो आंसर कौन सा होगा ये हमें देखना पड़ेगा कि इसमें आंसर कौन सा सही है। ये आ रहा है πr प्लस 2r, ये है डी में, तो डी इज करेक्ट। ठीक, डी जो है आंसर आ गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 22 में ये कह रहे हैं, P डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। P की बात कर रहे हैं। P जो है ये कह रहा है इज द प्रोबेबिलिटी कहाँ गया, डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, ऑफ एन इवेंट ई, एक इवेंट है ई। देन तब ये बताना है कि P की वैल्यू कितनी होती है। देखिए किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है माइनस में नहीं हो सकती, हमेशा ज़ीरो से, हमेशा पहली बात तो ये 1 के बराबर होगी या 1 से छोटी होगी। इस लैंग्वेज का यही मतलब है कि P जो है 1 से छोटा है या 1 के बराबर है। दूसरी बात ये माइनस में नहीं होती, हमेशा 0 से बड़ी होती है, ये 0 के बराबर भी हो सकती है। ये लिखा है 0 P से छोटा है, इसका मतलब P जो है 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। तो ये हो गया पूरा 0 और 1 के बराबर में, ये होता है हमारा प्रोबेबिलिटी, हमेशा ही होती है। तो इन्होंने जो हमें चॉइसेस दी हैं, अभी 1 मिनट तक इधर होगी।
ये आ रहा है, हाँ यहाँ ये पी जो है ये ज़ीरो के बराबर कह रहे हैं, ये ज़ीरो से बड़ा, यहाँ पे ज़ीरो से हो, ये ज़ीरो से फिर छोटा हो गया, यह छोटा है नहीं, ये छोटा नहीं होता, पी हमेशा जीरो से बड़ा होता है, ज़ीरो पी से ये भी नहीं होगा, ये वाला होगा कि ज़ीरो के बराबर भी हो सकता है, वन के भी बराबर हो सकता है, ज़ीरो से बड़ा होगा, एक से छोटा होगा। तो ये कौन सा, सी पार्ट ट्रू है, तो सी इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में हमारे पास है, एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी 90 का है और बी डी ए सी पर परपेंडिकुलर है। ये कह रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें एंगल बी जो है इन्होंने 90 दे रखा है और कह रहे हैं कि बी डी जो है एंड बी डी परपेंडिकुलर है ए सी पर, बी के सामने है तो ये मतलब हाइपोटेन्यूज से परपेंडिकुलर है। अब ये कहते हैं इफ़ ए सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर और ए डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, देन बी डी इज इक्वल टू, बी डी बताना है कितने के बराबर होगा, इज इक्वल टू, ये कई चॉइसेस दे रखी है इन्होंने, 2√2, 3√2, 2√3, 3√3। तो अब हम देखते हैं, पहले तो जैसे ये कह रहे हैं ऐसे हम क्वेश्चन बना लेते, फिगर बना लेते हैं। एक इस तरह की फिगर है कि ये जो है इस तरह से है, ये बी पर बी 90 का है, ए सी ये हो गया, बी से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, डी आ गया, ठीक है। बी डी इज परपेंडिकुलर, ए सी 90 का एंगल है, ए सी इज इक्वल टू 9, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 9 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर मैंने लिखा 9 है, ए डी जो है 3 दे रखा है, बी डी हमें बताना है। जब ये 3 है तो ये हमें मालूम हो गया, बहरहाल ये 6 होगा क्योंकि पूरी लंबाई जो है 9 की है, तो बी डी बताना है। देखिए इसमें जो भी बताना है, पहले तो ये ध्यान रखिए कि इसके अंदर दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होती हैं, ये पूरी ट्रायंगल ए बी सी जो है ये इसके भी सिमिलर होती है, ये पूरी ट्रायंगल ए बी सी इन दोनों ट्रायंगल्स के सिमिलर होती है अलग अलग, और ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं, ठीक है। अब हमें निकालना है बी डी, तो उसमें बी डी आना चाहिए, तो सॉल्यूशन में हम लेंगे, देखिए जब इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे तो ये तो 90 का दोनों बराबर आ गए, ठीक है ना। इसमें अब ये एंगल इसमें नहीं, इसके अंदर ये वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर होता है, ये एंगल इस एंगल, और इधर का एंगल जो है इस एंगल के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली इन दोनों का सम जो है 90 हो गया है ना, ये 9 ए बी सी जो है एंगल 90 का राइट दिया हुआ है हमें, और क्योंकि ये 90 का तो इन दोनों का सम 90 हो गया, ये दोनों में कॉमन आ गया तो ये इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, मैं नंबर दे देता हूँ यहाँ पर, ये तो ये 1 है, ये 2 लिख लेते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है 90 डिग्री, क्योंकि इन तीनों का, और ये वाला एंगल जो है एंगल ए प्लस एंगल 1, एंगल ए और 1 इज इक्वल टू 90, इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल 1, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 एंगल जो है ए के बराबर है, ये वाला एंगल जो है इसके बराबर आ जाए, ये एंगल इसके बराबर आ जाए। तो हमें क्योंकि बी डी मालूम करना है तो ये दोनों ही ट्रायंगल लेनी होंगी, और मैं लिख देता हूँ पहले ए से शुरू कर ए
डी बीच में इसलिए ले रहा हूँ 90 का है, तो ये अच्छा रहता है 90 का लेना, कोई ज़रूरी नहीं है कि अच्छा रहता है। ये सिमिलर है एंगल ए बताया इसके इक्वल होता है, जो कि बी बन रहा है इसका बी। डी जो है डी के बराबर होगा 90 का है। तीसरा एंगल कौन सा रह गया, सी रह गया। तो इस तरह से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। और यहाँ से अब आप निकाल लीजिए ए डी अपॉन बी डी। जब सिमिलर ट्रायंगल होती हैं तो साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। डी बी अपॉन डी बी या बी डी एक ही बात है। डी बी अपॉन आखिर के लिए डी सी, सही है। ए डी कितना दे रखा है, ए डी दिया हुआ है इन्होंने 3, बी डी आपको मालूम करना है। इस डी बी को भी मैं बी डी लिख देता हूँ, तो एक ही लाइन है बी डी और डी बी। और डी सी जो है हमने लिखा था 6 है। तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो 18 आ गया। और बी डी इज इक्वल टू √18। इसके अगर आप फैक्टर करेंगे, ये हमें रफ काम समझ लेना चाहिए। 18 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 9 18, 3 3 9 और 3 एकम 3, 3 का पेयर बन गया, तो ये आ गया 3√2। तो आंसर क्या आया, 3√2। 3√2 कौन सा आंसर दिया हुआ है, ये इन्होंने दे रखा है सेकंड। ये आ रहा 3√2 बी, तो आंसर आ गया बी, बी आंसर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x, लीनियर इक्वेशन में लिख लेता हूँ 3x + 5y = 3 एंड 6x + ky = 8 डू नॉट हैव सोल्यूशन इफ k = k की वैल्यू निकालनी है। ये कब, डू नॉट हैव सोल्यूशन, इनका सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन है। तो हमें एक्चुअली फाइंड के है, के की वैल्यू इसमें देखनी है कौन सी है। तो देखो नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, नो सॉल्यूशन में होता है A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये नो कंडीशन की नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। तो A1 कितना है, तो ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है। इसको इधर ले आओ, वरना ऐसे इधर भी रहने दो, कोई बात नहीं। A2 B2 C2, तो ये आ गया 3/6 A1 A2 B1 B2 5/k इज नॉट इक्वल टू 3/8। लेकिन बस ये ध्यान रखिएगा कि 3 और ये जो C1 C2 है, ये लाइन ये तो इक्वल से पहले हो या इक्वल के बाद हो, ठीक है ना। इक्वलिटी का साइन जो है इससे पहले हो या बाद में हो, यहाँ पे दोनों बाद में है, ठीक है। दोनों पहले होते तब भी ठीक था, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक पहले होता एक बाद में, कि यहाँ तो 3 आ जाता और 3। तो अब देखो ये दोनों तो पहले ही बराबर नहीं है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 है, 5/8 है। मैं ये भी 1/2 में बना दूंगा। वो कैसे, इन दोनों को बराबर रखा के की वैल्यू जी। तो सिर्फ हमें ये देखना है कि ये दोनों बराबर कब होंगे। तो ये 1/2 = 5/k। अगर ये दोनों बराबर हो जाए 1/2 1/2, ये 3/8 के बराबर पहले ही नहीं होगा, तो के की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से सीधी आ गई हमारे पास k = 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। क्योंकि ये तो पहले ही बराबर नहीं था, सिर्फ ये देखना था ये बराबर कब होंगे। ये बराबर होंगे, k = 10, बी आंसर आ गया। ठीक है, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। आप इसमें कह रहे हैं इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इंक्रीजेज फ्रॉम 2π to 4π देन इट्स एरिया इज द
हाफ, डबल और 3 टाइम्स और 4 टाइम्स। ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, इफ द सर्कमफ्रेंस, ये कह रहे हैं इफ द सर्कमफ्रेंस increases from 2 पाई टू 4 पाई, 2 पाई था उससे 4 पाई हो गया, देन एरिया का बताना है। एरिया जो है कितने टाइम्स इंक्रीजेस, कितने टाइम्स इंक्रीज होता है ये बताना है आपको, कि एरिया भी डबल हो जाता है या नहीं, जैसे 2 पाई से। तो ऐसा करने हम पहले यहाँ से रेडियस निकाल लें। सॉल्यूशन में सर्कमफ्रेंस की बात हो रही है और 2 पाई है, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू, हमने रेडियस का ले लिया है, वो 2 पाई आ गया। तो इससे हमारे पास आ गया ये रेडियस 1, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया। सेकंड केस में 2 पाई, इसका रेडियस मैं R1 ले लेता हूँ, इज इक्वल टू 4 पाई कह रहे हैं, ये 4 पाई हो जाता है। तो ये जो है 2 पाई से 2 कैंसिल हो गया और पाई से पाई कैंसिल हो गया। R1 इज इक्वल टू आ गया 2। इन फर्स्ट केस एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई हो गया, आर जो है 1 है, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। इन सेकंड केस एरिया इज इक्वल टू पाई, रेडियस कितना है 2, पाई आर स्क्वायर, याद रखिए ये आ गया 4 पाई। तो कितने टाइम्स हो गया, एरिया बिकम्स, ये इंक्रीजेस, चलो बिकम्स कर देता हूँ, बिकम्स 4 टाइम्स। तो अब देख लो 4 गुना किस में है, ये कह रहे हैं डी में, तो डी इज द आंसर, ठीक है ना। इधर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल देन इट्स एरिया ओरिजिन से कितने गुना हो जाता है बताना है। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहे हैं साइन थीटा अगर ए अपॉन बी हो, साइन थीटा अगर ए अपॉन बी हो देन टेंजेंट थीटा की वैल्यू बतानी है। ये है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी देन टेंजेंट थीटा कितना होगा, ये बताना है आपको, मतलब यहाँ से तलाश करना है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा बेहतर ये रहता है कि ट्रायंगल बना लें। साइन थीटा होता है, क्या होता है थीटा, साइन थीटा अपोजिट साइड यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड आ जाएगी यहाँ पे ए और हाइपोटेन्यूज बी आ जाएगा। ए अपॉन बी दे रखा है ना, ये बी अपॉन ए दे रखा है, एक मिनट चेक कर लूँ कभी, ए अपॉन बी है, तो ये आ गया। अब आप जो है इस जब भी साइन थीटा आप किसी की भी वैल्यू दे रखी हो और किसी दूसरे की वैल्यू मालूम करनी हो तो आप ये बना लीजिए ट्रायंगल, और उससे जो तीसरी साइड रह गई वो मालूम कर लीजिए पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ये है, मैं नाम लिख देता हूँ इसका, ए बी सी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड है ये ए बी स्क्वायर, जिसे बेस भी कहते हैं, कुछ लोग बेस कहते हैं। ए सी स्क्वायर, यहाँ पर भी हमें नाम ही लिखना चाहिए था, जब हमें नाम लिख रहा है तो यह है सी बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर है बी स्क्वायर और ये है सी बी स्क्वायर है ए स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर तो हमें मालूम ही करना है। तो आप देख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ये इसका रूट लेना पड़ेगा हमें, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी।
ठीक है, तो टेन थीटा कितना हो गया, ये आ गया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो टेन थीटा आ गया, वो होता है, आपको याद होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो उसके हिसाब से ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है, ए है, और अपोजिट ये जो एडजेसेंट साइड है वो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया, इसमें देखते हैं कौन सा है, ए अपॉन आंसर हमारा ये है, आपका डी है, ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। ये आ जाएगा आंसर हमारा, डी इज़ द आंसर, है ना, डी आंसर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन, 27। 27 अभी देखते हैं, पहले पेज पलट लूँगा। 27 में है, अगर इफ़ ये है, इफ़ टू एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड वाई इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, देन एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 27, इफ़ क्या है, इफ़ एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा और वाई इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, देन एक्स प्लस वाई की आपको वैल्यू ढूंढनी है, क्या होगी, कि ये क्या होगी, उसे टिक मार्क करना। तो इन्हें सीधा सीधा ऐड करने के लिए कह रहे हैं, तो ऐड ही कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई सॉल्यूशन, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू है 2 साइन स्क्वायर थीटा और वाई की वैल्यू है 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो दिस इज इक्वल टू 2, इन दोनों में से कॉमन ले लो। कॉमन इसलिए ले रहे हैं कि आपको याद होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है। फॉर्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसे कर पाएंगे। तो ये 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1। तो 2 जमा 1 बराबर आ गया 3, ये लिख देता हूँ 3। तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ हमारे पास, करेक्ट आंसर हो गया देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 में करेक्ट आंसर जो है तो हमारा 3 आ रहा, तो ए करेक्ट हो गया, ये आ गया ना, ए इज़ द करेक्ट आंसर, ये आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 28। 28 ये द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड कौन सा कर 28, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 37 सेंटीमीटर, पाई इतना लेना है। तो हमें बताना है सर्कमफ्रेंस सर्किल का कितना होगा। हमें डिफरेंट क्वेश्चन दे रखा है, सर्कमफ्रेंस माइनस रेडियस इज इक्वल टू 37 सेंटीमीटर है, लिखना चाहें तो लिखिए। तो ये पूछ रहे हैं कि सर्कमफ्रेंस कितना होगा। ये ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से ढूंढना है, तो वो ढूंढते हैं अभी। तो पहले हम ये निकाल लें जो कुछ आपको दे रखा है। तो यहाँ पे वैल्यू रखें 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस की, रेडियस होता है आर इज इक्वल टू 37। इन दोनों का डिफरेंस दे रखा था, वही हमने लिख दिया। आर इसमें से कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए, 2 पाई
माइनस जब आर में से आर कॉमन लेते हैं तो कितना आता है, 2 पाई आर में से आर कॉमन लेंगे तो 2 पाई आए, और ये इज इक्वल टू 37। आर 2 × पाई की वैल्यू 22/7 उन्होंने कहा वो लेनी है हमें, -1 इज इक्वल टू 37। सही है। तो और आर ये आ गया 44/7 -1 इज इक्वल टू 37। इसे आप चाहें तो एलसीएम लेके कर लें, और ये आ गया 44, ये -7, 7 ही कम 7 ऐसे मल्टीप्लाई होता है इसमें, इज इक्वल टू 37। आर इसे घटाएंगे तो 14 में से 7 गए 7 बचे, और 3 यहाँ रह गए, /7 इज इक्वल टू 37। आर इज इक्वल टू 37 × 7/37, ये 37 अपॉन इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 37, ये कैंसिल हो गया। तो आर हमारा 7 सेंटीमीटर आ गया। तो बताना क्या है हमें, सरकमफ्रेंस बताना, तो सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं। सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है ना। तो 2 × 22/7 × 7 इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर सरकमफ्रेंस आ गया। देख लेते हैं ये कौन सा आंसर दे रखा है इन्होंने, वही आ जाएगा आंसर। ये आ गया 44। कौन सा करेक्ट है, बी करेक्ट है, बी जो है आंसर है इसका। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 पर। कह रहे हैं द लीस्ट नंबर, छोटे से छोटा नंबर जो कि डिविजिबल है, जो कि भाग हो रहा है, डिवाइड हो रहा है बाय ऑल दी नंबर, सारे नंबरों से। कहाँ से, फ्रॉम 1 and 2 बोथ इंक्लूसिव, 1 और 2 भी है। तो ये जो है हमें वो नंबर बताना है जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन सब से डिवाइड हो जाए, छोटे से छोटा नंबर हो और इन सब से डिवाइड हो जाए। देखिए जब भी हमें ये मालूम करना है कि वो छोटे छोटे नंबर बताओ जो सबसे डिवाइड हो रहा है, जो इतने नंबरों से 10 2, जब आमतौर से जनरली 2 3 का निकालते हैं तो हमें एलसीएम निकालना पड़ता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जब भी आपको ये बताना है कि 50 और 60 से छोटे छोटा नंबर कौन सा डिवाइड हो रहा है तो 50 और 60 का एलसीएम लेंगे। तो इन सब से डिवाइड हो रहा है तो इन सब का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका यही है कि इनके फैक्टर कर लीजिए। 1 का फैक्टर तो 1 ही रहेगा, कुछ नहीं आ रहा। 2 का भी 2 ही आ गया, कुछ नहीं हो रहा ये। 3 का भी 3 आ गया। 4 का ये जो है आपका 2 दूनी 4, 2 2 मरतबा आ जाएगा, जिसे आप चाहें तो चलो 2 स्क्वायर लिख दो, ठीक है, 2 बार आ रहा 2 स्क्वायर। 5 को आप कुछ नहीं कर सकते। 6 को आप फैक्टर कर सकते, प्राइम फैक्टर हो रहे हैं सारे के सारे। 2 × 3 2 तिया 6, और तो होगा नहीं कोई 6 के पास। 7 किसी टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में आता है, प्राइम नंबर है, 7 आ गया। 8 जो है वो होगा 2 × 2 × 2, ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये 2 की पावर 3 आ गया। ऐसी 9 जो है 3 × 3 आएगा, यानी 3 स्क्वायर आ गया। 10 जो है ये आ जाएगा 2 × 5। देखिए अब एलसीएम जब हम निकालते हैं तो जो जैसे 2 है, अब देखेंगे 2 की पावर कितनी कितनी है, 2 कितनी, जो सबसे ज़्यादा मरतबा आ रहा होगा, सबसे ज़्यादा टाइम्स आ रहा होगा, वही हम लेंगे। जैसे 2 देखें यहाँ पे 1 टाइम आ रहा है, यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है, यहाँ पे 1 टाइम्स आ रहा है, या 3 टाइम्स आ रहा है, फिर यहाँ पे 1 टाइम्स आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स लिख लेंगे इसे। 2 के बाद 3 पे आ जाइए, यहाँ 1 बार आ, यहाँ पर भी 1 बार, यहाँ पर, यहाँ 2 बार, यहाँ है ही नहीं, तो 3 जो है 2 टाइम्स आ रहा है। 3 के बाद 5 है, 5 आप देख सकते हैं यहाँ 1 टाइम्स है और यहाँ 1 टाइम्स है, और नहीं आ रहा। 5 के बाद 7, सिर्फ प्राइम नंबर देखें हमने 7,
एक ही है और कहीं है नहीं, ना 8 प्राइम ना 9 प्राइम ना 10 प्राइम, उनके हम फैक्टर कर चुके हैं। बस इसे मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो आ गया 8, ये आ गया 9, ये 5 और ये 7, तो ये हो जाएगा 8 9 द 72, 72 इंटू 5 इंटू 7, 5 to the 10 और 36 इंटू 7, 700, 7 6 the 42, कैरी ओवर 4, 7 3 the 21 और 4 25, तो ये नंबर आ गया 2520। ये देख लेते हैं कि इसमें कौन सी चॉइस इन्होंने दे रखी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 29, ये आ गया 2520, सी इज द आंसर। ये देख सकते हैं आप 2520 सी आंसर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30। 30 में कह रहे हैं 3 bells ring at intervals of 4, 7 and 14 minutes. All 3 ranks at 6 am. तो ये बताना है ये दोबारा फिर एक साथ बजे कब बजेंगी, तो कितनी कितनी देर के बाद। पहली घंटी 7 मिनट 4 मिनट के बाद बज रही है, दूसरी 7 मिनट के बाद बज रही है, तीसरी 14 मिनट के बाद बज रही है। तो ये बताना है एक साथ बजी है पहले। अब ये देखना है 6 बजे जो है एक साथ बजी थी, अब ये बताना है किस वक्त जो है ये एक साथ बजेंगी दोबारा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वो नंबर ढूंढना है जो 4, 7 और 14 तीनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। जैसे पहली बेल जो है 4 मिनट के बाद, फिर 8 मिनट के बाद, फिर 12, फिर 16, फिर 24, 4 के टेबल में जो आ रहा है। ऐसे 7 मिनट वाली 7 मिनट के बाद बजेगी, फिर 14 मिनट के बाद, फिर 7 से 21, फिर 7 ऐसे ही 14 मिनट के बाद बजेगी, फिर 14 के बाद 28, 14 दूनी 28 होता है, फिर 14 ऐसे बजती चली जाएंगी। तो हमें देखना है कि इसमें छोटे से छोटा नंबर कौन सा कॉमन है, जिस वक्त ये तीनों में आ रहा है उस वक्त तो तीनों ही बज रही होंगी। तो इसके लिए हमें मालूम करना पड़ेगा एलसीएम 4 of 4, 7 and 14। तो इसके लिए एलसीएम के लिए आप ऐसा कर लीजिए, 4 के फैक्टर किया आपने 2 स्क्वायर आ गया, 2 इंटू 2। 7 के कुछ फैक्टर हो ही नहीं सकते, 14 के हो जाएंगे 2 इंटू 7। जैसे ऊपर एलसीएम निकाला था ऐसे यहाँ पे भी एलसीएम निकालते हैं। ये आ जाएगा तो 2 कितनी मरतबा आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मरतबा आ रहा है, यहाँ 1 मरतबा, यहाँ ही नहीं, तो 2 स्क्वायर आ गया। फिर उसके बाद जो है 7 है, 7 दोनों जगह 1 मरतबा है, तो 4 इंटू 7 इज इक्वल टू 28। 28 मिनट के बाद ये तीनों एक साथ बजेंगी, 4 7 28, ये बज जाएगी, 7 चौक 28, ये भी, और 14 दूनी ये जो है 28, तो 6 बजकर कितना, 6 बजे कहा था ना एक साथ बजे, हाँ 6 बजे क्या था। अब ये 6 सी आ गया हमारा आंसर, 6:28 पर, 6 बजे पहले बजी थी और 28 मिनट ही हो गए AM पर ये जो है एक साथ बजेंगी। तो हमारा आंसर आ गया सी आंसर आ गया, ठीक है। अब आते हैं, ये था हमारा 30, अब आते हैं हम 31 पर। तो हो गया 31 पर देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, ये 31 ही होगा। व्हाट इज द एज ऑफ द फादर, फादर की एज बतानी है। इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए फादर एंड हिज सन इन ईयर्स इज 65, दोनों की उम्र का सम जो है 65 है, दोनों की उम्र अगर जमा की जाए तो 65, एंड ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ द एजेस इज 50 ईयर्स। तो हम फादर की एज ले लेते हैं, लेट फादर्स एज इज इक्वल टू
एक्स ईयर्स, ठीक है। और सन से एज ले लेते हैं हम वाई ईयर्स। एक बात तो ये कह रहे हैं कि इन दोनों का सम, दोनों की उम्र का जोड़ जो है वो 65 साल है। एक बात तो ये कही थी। दूसरा कहा था इन दोनों की उम्रों का फ़र्क वो आएगा एक्स माइनस वाई। दोनों को बाप की उम्र में से बेटे की उम्र घटा दो, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। इसका दुगना वो 50 के बराबर दे रखा है, सही है। तो अब आप एक्स माइनस वाई निकाल सकते हो। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना पूरे, तो नीचे आ जाएगा 50/2 बराबर 25। तो इस तरह से x माइनस वाई इज इक्वल टू 25, ठीक है। अब आपने इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत से मेथड करे हैं, किसी से भी कर लेते हैं। मैं एलिमिनेशन से कर लेता हूँ ऊपर नीचे रखकर। नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू 65, x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। दोनों को प्लस कर लो तो ये y कैंसिल हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 5 और 5 10, 90। x इज इक्वल टू 90/2 इज इक्वल टू 45। तो x हमने बाप की उम्र ली थी, कि किसकी उम्र बता रहे थे, फादर की उम्र पूछे थे। तो फादर से एज हो गई, कितनी हो गई, 45 ईयर्स। बेटे की उम्र नहीं मालूम कर रहे थे, लेकिन बेटे की उम्र 20 हो जाएगी, क्योंकि दोनों की उम्र का जोड़ 65 है। तो 45 इसमें कौन सा आंसर है, बी आंसर है। तो 20 आंसर ये आ गया, है ना। अब आ जाइए आप अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 32 है ये। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टेंजेंट थीटा कॉसेक थीटा होल स्क्वायर। क्या है, टेन थीटा कॉसेक थीटा होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा सेक थीटा होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। 32 आपको वैल्यू निकालनी है टेन थीटा कॉसेक थीटा होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा सेक थीटा होल स्क्वायर। ये वैल्यूज आपको निकालनी है। तो देखो इसको जो है अक्सर क्वेश्चंस में ये करना पड़ता है, सबको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा टेंजेंट थीटा, हमें मालूम होना चाहिए कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है। ये तो आपको याद करने पड़ेंगे ना, बगैर याद के काम नहीं चलेगा। अगर अभी तक नहीं याद है आपको तो याद कर लेना चाहिए। साइन टेंजेंट थीटा ये आ गया। कॉसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी 1/sin थीटा होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा, और सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, यानी सेक थीटा जो है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। यह हमने कैंसिल किया तो ये आ गया 1/cos थीटा होल स्क्वायर। ये आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये आएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अभी मैंने यहाँ लिखा था, कहाँ लिखा था, ये सेक थीटा 1/cos थीटा लिखा है, तो 1/cos थीटा लिखा है तो सेक थीटा लिख सकता हूँ। स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया। साइन थीटा टेंजेंट थीटा लिखा था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आ गया। तो ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये फॉर्मूला आपको याद होना ज़रूरी है कि टेन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास इसमें देखेंगे 1 कौन सा है। ये फॉर्मूले बगैर याद किए कुछ नहीं किया जा सकता, कोई तरीका नहीं है याद सिवाय याद करने के। अगर याद नहीं है तो इसे याद करना। ये था हमारे पास, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू 1 आ रही थी सी पार्ट में, तो सी जो है आंसर है हमारा। अब आ जाइए आप 33 पर। 33 में क्या कह रहे हैं ये है 33। द पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 26 and 39।
द रेशो ऑफ द एरियाज विल बी। तो दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है ना। हम दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, और एक ये है। इसका पेरीमीटर है 26 सेंटीमीटर पेरीमीटर, और इसका पेरीमीटर है 39 सेंटीमीटर। अब आपको ये मालूम होगा, हमें एरिया में रेशो बतानी है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हों, मैं नाम इनके लिख देता हूँ और फिर रिजल्ट भी लिख दूंगा, तो ताकि आपका रिवीजन हो जाए। अगर ट्रायंगल ABC और सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो क्या होता है देन, जो थ्योरम आपने बुक में पढ़ी है वो है एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। ये नाम नहीं लिखते ABC, एरिया जब कह रहे हैं तो ABC, एरिया DEF इज इक्वल टू, ये होता है AB अपॉन DE होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन EF। ये थ्योरम आपने अगर करीब याद कर रखी होगी, AC अपॉन DF होल स्क्वायर, ये थ्योरम है, ठीक है। लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो सिमिलर ट्रायंगल्स में जो साइडों में रेशो होती है, ठीक है, आल्सो, मैं आल्सो लिखने का मतलब ये है कि मैं इससे रिलेट कर रहा हूँ। अगर दो ट्रायंगल, तब साइड्स की रेशो ऑफ वन ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन साइड्स और ट्रायंगल DEF, इसकी रेशो जो है पेरीमीटर ऑफ ABC, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ DEF। यानी अगर ट्रायंगल सिमिलर हो तो जो साइडों में रेशो होती है वही पेरीमीटर्स में भी रेशो होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो साइड्स की रेशो है वो पेरीमीटर्स में भी रेशो होती है। इसका मतलब हुआ कि जो ये AB अपॉन D है वो पेरीमीटर्स की रेशो है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, एरिया में रेशो बतानी है ना, एरिया ABC अपॉन एरिया DEF, ये साइडों में जो रेशो है वही हम कह रहे हैं पेरीमीटर्स में रेशो है। तो ये सीधा ये हो गया 26 अपॉन 39। पेरीमीटर्स इसके ये हैं 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 3 का 9 आ गया, तो रेशो आ गई 4:9, ठीक है। तो ये रिजल्ट याद रखिएगा, जो साइडों में रेशो होती है वही पेरीमीटर्स की रेशो होती है अगर ट्रायंगल सिमिलर है। तो रेशो क्या आ गई 4:9, ये है। इसमें ये D रिजल्ट आ रहा है 4:9, D जो है हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं हम 34 पर। 34 में ये कह रहे हैं देयर आर 2 व्हीकल्स, कार एंड मोटरसाइकिल्स, कारें भी हैं और मोटरसाइकिल। एक पार्क में मोटरसाइकिल्स और वो कारें पार्किंग एरिया में दोनों चीज़ें खड़ी हुई हैं। और वो जो है देयर आर, और जो 20 गाड़ियाँ थी, लेकिन पहिए कितने, व्हील्स कितने, 56 हैं टुगेदर, गाड़ियाँ 20 हैं। हाउ मेनी कार्स आर देयर, कार्स कितनी है वहाँ पर। तो हम सपोज कर लेते हैं कार्स जो हैं वो तो X है, लेट द नंबर ऑफ कार्स, पूरा लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा लेट द नंबर ऑफ कार्स बी X। लेकिन क्योंकि हम पूरा नहीं लिख रहे हैं अभी तक,
और मोटरसाइकिल्स, लेट द मोटरसाइकिल्स भी y। अब ये कह रहे हैं इन दोनों की संख्या, तादाद, क्वांटिटी वो 20 है। ठीक है, कारों और मोटरसाइकिल्स को दोनों को मिलाकर 20 हो रहे हैं। और उसके अलावा ये कह रहे हैं कि वो कितने व्हील्स, कितने हैं व्हील्स हैं 56। तो कारों में 4 व्हील्स होंगे, एक कार में 4 व्हील्स, तो एक्स कारों में 4x। मोटरसाइकिल में 2 व्हील्स होते हैं तो वाई 2y हो जाएंगे। ये मिलाकर कह रहे हैं 56। किसी भी इक्वेशन में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, तो इक्वेशन जो है अपनी जगह कायम रहती है। तो यहाँ पर ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से, तो ये आ गया 2 से डिवाइड किया 2x आ गया, ये y आ गया, इसे डिवाइड करेंगे 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, ये 2 आ गया। अब इन्हें हमें सॉल्व करना है, दोनों को ऊपर नीचे रख के माइनस कर दो, माइनस करने से y कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 28। माइनस हमने किया तो यहाँ से माइनस x बचा, ये कैंसिल हो गया, ये -8 आ गया। तो क्या आ गया हमारे पास आंसर, x इज इक्वल टू 8 आ गया। तो नंबर ऑफ कार्स पूछा था ये, नंबर ऑफ कार्स कितनी हो गई 8। तो आंसर कौन सा सही आया वो देख लेते हैं हम। ये लीजिए पहला ही सही है, ए इज़ द करेक्ट आंसर, ये आंसर है। ये हमने कर लिया 34 क्वेश्चन। अब हम आएंगे कौन से क्वेश्चन पे, 35 पर। 35 को हमें करना है तो ये हो गया, ए मैन गोज 15 मीटर, ए मैन गोज 15 मीटर ड्यू वेस्ट, मगरिब की तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ, ठीक है, एंड देन 8 मीटर टू द नॉर्थ, और फिर नॉर्थ की तरफ जाता है। तो ये वेस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये आदमी जो है पहले तो 15 मीटर गया। क्वेश्चन नंबर ये हमारा है 34, नहीं 35। चलिए मान लीजिए वो यहाँ से यहाँ पर था, वो पहले 15 मीटर वो ये गया, ये तो डायरेक्शन वैसे इधर आएगी। चलो ये आदमी यहाँ था, यहाँ से ये 15 मीटर चला गया वेस्ट की तरफ। अब यहाँ से जो है नॉर्थ इसके सामने होगा ना, ये दोनों डायरेक्शन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं, याद रखना है। ये कितने मीटर जाता है वो इधर, 8 मीटर्स इधर जाता है। तो ये यहाँ से जो चला था, तो ये फासला आपको बताना है, ये डिस्टेंस बताना है हमें कि ये कितना है। तो जब ये परपेंडिकुलर हैं तो पाइथागोरस यूज़ करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से ये ओ लिख दिया है मैंने, ओ एन स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू एन स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया, पहले 15 स्क्वायर है, फिर 8 स्क्वायर है, ये 8 है ना, ये 8 स्क्वायर है। 15 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, 8 का 64 होता है। दोनों को प्लस कर लीजिए, 4 और 5 9, 6 और 2 8, 289। तो ओ एन आ गया √289। ये भी याद होना चाहिए, 17 का स्क्वायर होता है, 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो कितनी दूर है वो, ये कितनी दूर स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, 17 मीटर। देख लेते हैं 17 मीटर इसमें कौन सा आंसर है। नहीं ये तो हो गया, ये है सी।
सी इज़ द आंसर। ठीक है, अब आ जाएं आप 36 पर। 36 में कह रहे हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, व्हाट इज द एल्टीट्यूड लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, ये बताना है आपको। 36 इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइडें बराबर होनी है और 8 सेंटीमीटर की। नाम भी चलिए दे देते हैं इसे। एल्टीट्यूड, तीनों एल्टीट्यूड बराबर होते हैं, कोई सा भी खींच लो। ये 8 आ गया, ये जो है ये 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये भी जो है यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर। अब देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर आप परपेंडिकुलर खींचेंगे एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर तो इसे दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, ये याद रखना है। तो इस तरह से ये 4 सेंटीमीटर हो गया और ये एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड जिसे कहते हैं यहाँ से परपेंडिकुलर खींचा जाए 90 का, हाइट जिसे कहते हैं आप। तो ये हाइट जो ये बतानी है आपको। तो यहाँ पर ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 का एंगल है, हाइपोटेन्यूज 90 के सामने की हाइपोटेन्यूज होती है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और ये बात आप नोट कर रहे होंगे कि पाइथागोरस थ्योरम कई बार यूज हो चुकी है। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। यानी बस है कुछ भी नहीं इसमें कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर के बराबर होता है। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे कितना है 8 है, 8 का स्क्वायर जो है बाकी दोनों साइडें जो है एच स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दूसरी साइड 4 है। तो ये 64 इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 16। तो 64 माइनस 16 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया 14 में से 6 गए 8 बचे, 5 में से 1 गया 4, एच स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से एच इज इक्वल टू √48। अगर 48 के हम फैक्टर करें, यहाँ कर लेता हूँ, 48 के फैक्टर नज़र आ रहा है आपको। ये पहले 2 से डिवाइड होगा, ये 24, ये 2 से डिवाइड होगा 12, फिर ये 2 से डिवाइड होगा 6, फिर 2 से डिवाइड हुआ 3, 3 बनता 3। तो एक 2 का पेयर ये बन गया, एक 2 का पेयर ये, 2 ये 2 ये, 2 दूनी 4, 4√3 आ गया। तो आंसर हमारा 4√3 सेंटीमीटर है। एल्टीट्यूड कितना होगा 4√3, तीनों एल्टीट्यूड बराबर होते हैं इसके। तो 4√3 ये जो है सी का आंसर है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, सी जो है आंसर आ गया आपका। अब आ जाइए आप अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये देखते हैं, ये हमारा 37 है। देख लीजिए, द लेटर ऑफ द वर्ड क्या है, रामानुजन आर पुट इन ए बॉक्स एंड ए लेटर इज ड्रॉन एट रैंडम। द प्रोबेबिलिटी द लेटर इज ए की प्रोबेबिलिटी। देखिए प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, पहले तो आप ये देखते हैं कि कितने पॉसिबल आउटकम है, वो तो नीचे लिखे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी जो है LITY, तो जी पॉसिबल, जब ये इनमें से आपको कोई सा लेटर निकालना है तो कितने हैं, ये 3 2 5 और 4 9 है। तो ये तो 9 आ गए। और उसमें क्या आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक ही। ये कितने हैं, 1 2 3, फेवरेबल आउटकम 3 है। तो सीधा सीधा 3/9 यानी कि 1/3 आ गया। तो नीचे टोटल पॉसिबल आउटकम आते हैं जो कि 9 है। यहाँ पर 9 में से कोई सा भी आ सकता है। और ऊपर जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, यहाँ पे एक ही मालूम करनी है, वो 3 मरतबा आ रहा है, तो 3 ऊपर लिख देंगे। ठीक है, अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 38। एरिया ऑफ a sector of a circle is
एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल इज 1/6 द एरिया ऑफ द सर्किल, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ इट्स माइनर आर्क। तो एक सेक्टर याद होगा आपको, ये हमारे पास सेक्टर बन रहा है, ये जो मैंने बनाया ये वाला, ये सेक्टर एंगल है ना, सेक्टर का एंगल ये बताना है हमें। अगर इसका एरिया पूरे सर्किल के एरिया से 1/6 हो, ये कह रहे हैं एरिया ऑफ द सेक्टर, जो इन्होंने कहा वो मैं लिख देता हूँ, एरिया ऑफ द सेक्टर ये हमें गिवन है इज इक्वल टू 1/6 एरिया ऑफ द सर्किल। ये हमें गिवन है। एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला है θ/360 πr², अगर इसका रेडियस r है, इज इक्वल टू 1/6 एरिया ऑफ द सर्किल। एरिया ऑफ द सर्किल कितना होता है πr², ठीक है। एरिया ऑफ द सर्किल πr² ये होगा, एरिया ऑफ द सेक्टर होगा θ/360, ये इससे कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आ गया θ/360 इज इक्वल टू 1/6, ये आ गया यहाँ से 6θ इज इक्वल टू 360 और θ इज इक्वल टू 360/6 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमारा आंसर आ गया 60 डिग्री। देख लेते हैं 60 जो है बी आ रहा है, बी इज द आंसर, ये बी आ गया ना। अब क्वेश्चन नंबर 39 पे हम आते हैं, ये तो बी आ गया हमारा क्वेश्चन। ए वर्टिकल स्टिक 20 मीटर लॉन्ग कास्ट शेडो ऑफ 10 मीटर, 20 मीटर लंबी जो एक छड़ी है जिसका शेडो जो है वो पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर डाल दूँ मैं 39, ये 20 मीटर, इसका शेडो पड़ रहा है 10 मीटर। ये 20 मीटर थी, इसकी शेडो की लंबाई है 10 मीटर। फिर उसके बाद क्या है, एट द सेम टाइम उसी वक्त द टावर, एक टावर है उसके शेडो जो है 50 मीटर का है। ये टावर जो है इसका शेडो जो है, शेडो की लंबाई दे रखी है 50 मीटर। तो हमें बताना है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट कितनी है। ये दोनों एक ही वक्त में शेडो पड़ रहे हैं, तो एक ही वक्त में शेडो जो पड़ते हैं, रेज ऑफ लाइट, रेज ऑफ द सन जो है उनका एंगल सेम होता है। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, और ये दोनों में 90 है। ये दोनों ट्रायंगल्स यानी कि ए बी तो यहाँ पर छड़ी है और सी डी जो है मीनार है, टावर है, ये दोनों सिमिलर हैं। यानी ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ ई लिख देता हूँ, और ये एफ, ट्रायंगल डी एफ। तो देखो ए बी अपॉन, लिख लेते हैं ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ए बी आपको मालूम है 20 मीटर है, डी तो आपको मालूम है, एच मालूम करना है, जैसे मैंने एच लिख दिया है, और उसके बाद बी सी कितना है 10 है, और ई एफ जो है ये 50 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 10h इज इक्वल टू 20,050 यानी कि 1000 हो गया। h इज इक्वल टू 1000 अपॉन 10, ये 0 से 0 कट गया। तो 100 मीटर जो है टावर ऊंचा है। देख लेते हैं 100 किसका आंसर है।
ये है डी, तो डी इज करेक्ट, ये आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन रहता है इसका 39 सेक्शन बी का जो है लास्ट क्वेश्चन है। सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये है क्वेश्चन नंबर 40। 37x प्लस 43y इज इक्वल टू 123। दूसरा दे रखा है 43x प्लस 37y इज इक्वल टू 117। एक था 37x प्लस 43y इज इक्वल टू 123। दूसरा है 4x प्लस 37y इज इक्वल टू 43x प्लस 37y इज इक्वल टू कितना था, 117 था शायद, 117। ये आपको इक्वेशन दे रखी है और इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है आपको। तो देखिए आपने कई मेथड पढ़े हैं, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड तो नहीं पढ़ा। तो लेकिन जहाँ किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या है कि ये नंबर बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं। अगर मैं इसे बराबर करने की कोशिश करूँ तो 43 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 37 से, इसे भी करो तो यही होगा। फिर इन नंबरों को, तो जब बड़े बड़े नंबर हों और साथ में ये दोनों बराबर हों, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो यहाँ वाई का कोफिशिएंट हो, जो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट है वो इधर वाई का कोफिशिएंट हो, तो हम इन क्वेश्चन की तरफ ये है कि एक बार इन्हें हम ऐड कर लेते हैं। जब ऐड करेंगे तो दोनों एक ही नंबर आएंगे, 7 और 3 10, 0 आ गया, 1 4 और 4 8, 80x, ये भी ये नंबर है तो ये भी 80y आ जाएंगे, इज इक्वल टू 7 और 3 10 के सिफर हासिल लगाए 1, 3 और 1 4, 1 और 1 2। ये सारे नंबर जो हैं 80 से कटेंगे। 80 से कैंसिल किया ये x आ गया, इसे कैंसिल किया ये y आ गया, ये 3 आ गया। इक्वेशन में हम ये कर सकते हैं, किसी भी नंबर से डिवाइड, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई। इस इक्वेशन को नाम 3 दे देते हैं। इसी तरह से जब आप इन्हें माइनस करेंगे तो जब भी वो सेम ही नंबर आएंगे से आ रहे हैं, तो यहाँ 43 में से मैं लिख लेता हूँ सिर्फ कोई सी, चलो 37x, इसे दोबारा उतार रहा हूँ, प्लस 43y इज इक्वल टू 123, और वो आ गया 43x माइनस 37y इज इक्वल टू 117। ऐड करने में मैंने नहीं उतारा था क्योंकि आसानी से ऐड हो रहा था और करीब रखा हुआ था, इसके लिए मैंने करा। ये साइन चेंज होगा, ये साइन चेंज होगा, ये साइन चेंज होगा। अब 43 जो है बड़ा है तो माइनस साइन आ जाएगा, 43 में 7 घटाया, 13 में 7 के 6x आ गया। ये प्लस का था, ये माइनस आएगा। अब प्लस का बड़ा है तो प्लस का आ जाएगा 6y, वही जो इसमें से घटा है। यहाँ घटाओगे, प्लस का बड़ा है तो साइन प्लस का ही आएगा, 13 में 7 के 6 बचेगा। 6 से हर एक नंबर डिवाइड हो रहा है, तो माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 4 आ गई। अब इन्हें, अब यह छोटी इक्वेशन आ गई, अब इन्हें आप ऐड कर लीजिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन को आप कह सकते हैं ज़रा बड़ा है, लेकिन बाकी सब छोटे थे, तो y इज इक्वल टू 4/2, 2 आ गया। ठीक है, y की कीमत 2 आ गई, x की निकाल लो, वो यहाँ पे रख के निकाल लेते हैं। फ्रॉम 3 यहाँ हमने y की जगह 2 रखा, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2, सॉरी x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1।
तो हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 2। ये देख लेते हैं कौन सा आंसर है। ये सब क्वेश्चन हमारा है x इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू, ये डी पार्ट है, ये देख सकते हैं अब डी पार्ट है ना। तो डी जो है हमारा आंसर आ गया। इस तरह से आपके पास ये ख़त्म हो गया। अब केस स्टडी रह गए हैं, बेस क्वेश्चन वो 2 क्वेश्चन होते हैं, 2 वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। इसे आप रिवाइज कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है अब तक।